जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कल का जो लेक्चर हमने लिया था उसमें हम चंद वंश की बात करी थी। जैसा कि हमने बताया था आपको कि जब कत्यूरी साम्राज्य का अंत होता है या वो विघटन होता है उसका, तो वहां पर हमें दिखता है कि एक दो नए वंश हमें दिखते हैं। गढ़वाल में हमें परमार वंश दिखता है और कुमाऊं में हमें चंद वंश दिखता है, राइट। और चंद वंश के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, किस तरह से सोमचंद का विवाह करवा दिया जाता है ब्रह्म देव की पुत्री से, और दहेज में तराई भाबर के अलावा उनको चंपावत दिया जाता है। और किस तरह से हमने देखा कि जो सोमचंद थे उन्होंने अपने जो विवेक का एक परिचय करवाया, किस तरह से उस समय का जो समाज था, जो एक फर्तियाल और मेहर के बीच में विभाजित था, किस तरह से उन्होंने इनको एक किया, पद देकर इनको एक किया। इस तरह से हमने देखा। तो हम पढ़ रहे हैं चंद वंश के बारे में। आज का जो हमारा ये एपिसोड है ये इस चंद वंश के बारे में ही है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो कहानी आगे बढ़ेगी। फिर हमने कल आपने देखा था, मैंने सोमचंद बताया था आपको, फिर आत्मचंद आते हैं, फिर पूर्णचंद आते हैं, जिनको हम एक बहुत प्रसिद्ध शिकारी के नाम से जानते हैं। और फिर हमारे आते हैं इंद्रचंद, जिन्होंने रेशम को कुमाऊं से मिलाया और कहीं ना कहीं रेशम से संबंधित काफी व्यापार भी हमें दिखता है, निर्यात और आयात होते हुए हमें दिखा है रेशम का, यानी कि सिल्क का। किसके समय पे? इंद्रचंद के समय पे, राइट। तो वहीं से हम देखते हैं आगे की स्टोरी। फिर हमें आगे दिखता है कि जो ये वंश है इसमें हमें आगे दिखता है कि सुधा चंद आते हैं, हरिचंद आते हैं, वीना चंद आते हैं, इस तरह से, राइट। और यहां पर हम देखेंगे जो डॉक्टर श्यामलाल हैं वो कहते हैं जो वीना चंद हैं, वीना चंद एक ऐसे शासक थे जिनके अंदर वो काबिलियत नहीं थी शासन बनने की। अब आप देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि इतिहास को जितना हम जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं इतिहास उतना समझ में आता है, राइट। अब कैसे? देखिए यहाँ पर पिक्चर देखिए। पहले पिक्चर में मैंने आपके सामने एक मुगल के शासक रखे हैं जो प्रसिद्ध थे मोहम्मद रंगीला के नाम से। जो मोहम्मद शाह थे, इनको एक उपाधि दी गई थी मोहम्मद रंगीला। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि औरंगजेब के बाद उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे बहादुर शाह प्रथम, वो गद्दी पे बैठे। उनकी मृत्यु के पश्चात हमें दिखता है कुछ जो कुलीन वर्ग थे, जिनको हम इंग्लिश में नोबल कहते हैं, अब ज्यादा शक्तिशाली वो हो गए। यानी कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जो भी शासक बैठता था वो एक कठपुतली होता था इन नोबल्स का। जैसे उदाहरण, बहादुर शाह के बाद बैठता है जहांगीर शाह, परंतु असली जो बागडोर थी वो थी जुल्फिकार खान के पास। उसी के बाद हमें दिखता है फर्रुख सियार बैठता है। किसकी वजह से बैठता है? जो सैयद ब्रदर्स हैं। सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर के नाम से भी जाना गया है, और वही सैयद ब्रदर मोहम्मद रंगीला को भी बैठाते हैं। और जो मोहम्मद रंगीला था यह अय्याश था, शासन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था, सारा का सारा ध्यान देते थे सैयद ब्रदर। तो यहीं से हम देखेंगे कि जो हमारे वीनाचंद है, इनका भी जो एक चरित्र है हमें प्रतीत होता है कि वो एक मोहम्मद रंगीला के जैसे थे। तो ये बात कौन उठा रहे हैं? ये डॉक्टर श्यामलाल उठा रहे हैं। और जो जोड़ने वाली बात है वो मेरे व्यक्तिगत तरीके से मैंने इसको जोड़ा है, राइट, जिससे कि आपको दो चीजें याद हो जाए। आगे देखते हैं। आगे दिखता है कि 1175। अब ध्यान दीजिएगा, 1175 जब मैं कह रहा हूं तो हमें दिल्ली का भी ध्यान देना है। अब यहां पर देखिए, पहले पिक्चर देखिए। पिक्चर में आपको दिखेगा कि यहां पर ये जो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो चौहान, यहां पर ये जो चौहान है ये है आपके पृथ्वीराज चौहान। जैसे पृथ्वीराज चौहान के अंत से संबंधित दो कहानी काफी प्रसिद्ध है। एक कहानी वो है जिसमें हमें दिखता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था, और दूसरी कहानी हमें ये दिखती है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपनी जो राजधानी थी गजनी वहां ले गए थे, राइट। तो यहां पर क्या है, फिर हमें दिखता है कि जो चंद्रबरदाई हैं, इस तरह से चंद्रबरदाई वेश बदलकर गजनी आते हैं, और कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी से कहते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है ये काफी अच्छे तीर अंदाज हैं, और इनका प्रदर्शन आप देखिए। तो इसीलिए मोहम्मद गौरी प्रदर्शन देखते हैं, और चंद्रबरदाई उनको अपनी भाषा में एक
एक पहेली देते हैं और दिशा निर्देश दे रहे होते हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी थी। तो इस तरह से हमें दिखता है कि ये इनके दिशा निर्देश से ये एक दिशा बताई जा रही है इनके द्वारा, और ये तीर मारते हैं और कहा जाता है मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब प्रश्न है मैं ये क्यों लाया हूं। यहां पर देखिए ये स्टोरी आपको क्या पता चला, एक चंद्रबरदाई आपको पता चल गया जो एक कवि था, किसके दरबार में था, पृथ्वीराज चौहान के। और पृथ्वीराज चौहान जो था वो गद्दी पे बैठा रहा 1175 से लेके 1192, जो तराइन का दूसरा युद्ध था। अब देखिए दिल्ली में इस समय, जब मैं उत्तराखंड पढ़ा रहा हूं आपको, दिल्ली में इस समय कौन बैठा है, पृथ्वीराज चौहान। ये बात अपनी याद रखनी। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये प्रतीत होता है कि 1175 में जो चल वंश है डोटी का, वो कहीं ना कहीं चंपावत में शासन कर रहा था, ये प्रतीत होता है। अब प्रतीत होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ साक्ष्य मिले होंगे, एविडेंसेस मिले होंगे, इसलिए कहा जा रहा है, राइट। तो आइए देखते हैं, क्योंकि हमें तो ये बताया जा रहा है कि जो आपका चंपावत वाला क्षेत्र है ये तो अब चंद वंशों के अंदर आ गया है, जो वंशज हैं उसके। परंतु यहाँ पर ये बात उठाई जा रही है कि 1175 के आसपास ये प्रतीत होता है कि जो चंपावत है वो चंद वंशजों के अंतर्गत नहीं है, यह है छल वंश के अंतर्गत। अब कैसे, आइए देखते हैं। यहां से ये पता चलता है कि इन दी बालेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन ऑफ चंपावत। देखिए बालेश्वर, आप जानते हैं बालेश्वर जो मंदिर है वो आपका चंपावत जो जनपद है वहां पर है, और बालेश्वर में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। बालेश्वर इंस्क्रिप्शन आप जानते ही हैं, जहां पर कुछ लिखा हुआ होता है उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो बालेश्वर टेम्पल में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, और जो ये प्रतीत होता है ये 1223 का है। ठीक है, 1223 का ये इंस्क्रिप्शन प्रतीत होता है, यानी कि जैसे होता है ना हम लोग इतिहास लिखते हैं, जैसे पिछले 50 साल में क्या हुआ आज हम लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही क्या होगा कि 1100 की बातें 1200 में लिखी जा रही है, राइट। तो यहाँ पर जो बालेश्वर टेम्पल में जो इंस्क्रिप्शन है इसमें लिखा गया है एक राजा का नाम किंग कराचल। किंग कराचल यानी कि राजा कराचल का नाम आ रहा है। अब देखिए खुद समझिए, क्योंकि इतिहास जो होता है, इतना प्राचीन इतिहास के लिए हम साक्ष्य के आधार पे संभावनाएं ढूंढते हैं। तो संभावना ये है कि देखिए अगर यहाँ पर चंद शासक है, ठीक है, इस क्षेत्र में अगर चंद वंशज जो है उनका शासन है, तो यहाँ पर राजा कराचल क्यों लिखा जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ कराचल ये चल वंश का है। तो इससे प्रतीत होता है कुछ हुआ होगा, यहाँ के जो चंद शासक हैं वो कमजोर पड़े होंगे, तत्पश्चात यहाँ पर आक्रमण किया गया होगा और यहाँ पर एक नया वंश स्थापित हुआ होगा जिसको हम कहते हैं चल वंश, राइट। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको नेपाल दिख रहा होगा। तो नेपाल का देखिए ये एक क्षेत्र है डोटी, यानी कि अगर मैं नेपाल को पूर्व और पश्चिम में विभाजित करता हूं, और पश्चिम नेपाल आपको पता है उत्तराखंड के 3 जनपद, एक पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर से जुड़ता है। तो पिथौरागढ़ के एकदम करीब जो नेपाल का हिस्सा है उसको डोटी कहा जाता है, राइट। तो आइए देखते हैं वहां पर क्या है। एक इसी जो हमें बालेश्वर मंदिर में जो एक इंस्क्रिप्शन मिला है, राइट, जो हमें शिलालेख मिली है, वहां पर एक बात और लिखी है, यहां पर 10 रियासतों की बात की गई है। 10 रियासतें कहाँ की, कुमाऊं की। एक तो किंग कराचल वाली बात लिखी गई है और यहाँ पर 10 रियासतों की बात लिखी है, और ये कुमाऊं की रियासतें हैं। अब क्या लिखा है इसमें, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो 10 रियासतें थी ये कहीं ना कहीं जो राजा था डोटी का, किंग ऑफ डोटी, और डोटी कौन सा हिस्सा है, पश्चिम नेपाल का, उसको क्या करते थे ये लोग एक अपना मालिक मानते थे। जैसे उस समय क्या होता था, उस समय के समय पे हमें दिखता है कि सामंतवाद वाली प्रथा चलती थी, ठीक है। सामंतवाद यानी कि एक मुख्य राजा होता था और उसके अंतर्गत अन्य अपने अपने क्षेत्र के राजा काम करते थे, और जब भी जो मुख्य राजा को कोई समस्या होती थी, यानी कि कोई उस पर आक्रमण कर देगा, तो ये जो उसके अंतर्गत जो अपने अपने क्षेत्र के जो बाहुबली हैं वो उसकी मदद करते थे, ठीक है। बदले में राजा क्या देता था, उनको जो जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं उनको रहने देता था और उनको शक्ति देता था कि तुम अपने क्षेत्र को अपने हिसाब से उसके नियम कानून बनाओ, बस हर साल लगान भेज दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो 10 रियासतें हमें दिख रही है, ये एक तरह के जो बाहुबली अपने अपने क्षेत्र के जो मुख्य राजा यानी कि डोटी का राजा के अंतर्गत काम करते थे, राइट। ये यहाँ पर बताया जा रहा है इस बालेश्वर शिलालेख के अंतर्गत, राइट। तो आगे देखेंगे, ये जो 10 जो रियासतों के बारे में बता रखा है, वहां इसके नाम भी हमें पता चलते हैं क्योंकि ये लिखे गए हैं। वो हैं आपका यहरदेव, चंद्रदेव, हरिराज रावत, अनिल आदित्य रावत, विनय राज,
विद्याल चंद, जय सिंह, जिहाल देव, बसल देव और मूस देव। इसे आप गिनेंगे तो आपको 10 मिलेंगे, राइट। तो ये रियासतें हमें पता चलती हैं कहाँ से? ये पता चलती हैं बालेश्वर के शिलालेख से, इंस्क्रिप्शन से, राइट। आगे देखते हैं। अब हमें दिखता है कि ये जो हमें जितनी भी रियासतें हमें दिखी है, इसमें से हमें पता चलता है इनमें से 3 रियासतों में, यानी कि 10 रियासतों में से जो 3 रियासतें थी उस पे शासन करते थे चंद शासक, और बाकी जो 7 रियासतें हैं उस पे शासन करते थे खस परिवार के लोग, खस परिवार के लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 में से 3 लोगों पे शासन करते थे चंद वंशज और बाकी में खस परिवार के लोग। यहां पर ये हमें कुछ प्रतीत होता है, ऐसा लिखा गया है, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने एक स्लाइड ऐड करी है, पाताल जाने का रास्ता। आपको पता होना चाहिए कि पिथौरागढ़ का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जिसे पाताल भुवनेश्वर कहा जाता है। तो यहां पर हमें दिखता है कि यहां पर पाताल जाने का रास्ता कहा जाता है, इस मंदिर में पाताल जाने का रास्ता है, ठीक है। तो आइए अब बात है पिथौरागढ़ की। तो यहां पर हम देखेंगे पिथौरागढ़ में हमें एक ताम्रपत्र दिखता है, ठीक है, बस्ते में, यानी कि एक कॉपर प्लेट दिखती है। बस्ते एक पिथौरागढ़ में है जगह, वहां पर एक ताम्रपत्र हमें मिला है, कॉपर प्लेट मिली है, जहां पर डॉक्टर श्यामलाल इसमें हमें बताते हैं कि उस ताम्रपत्र पर हमें एक नाम दिखता है जिसका नाम है मोहन थापा, और जो अन्य जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनके नाम भी हमें दिखते हैं, राइट। अब ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होते हैं ये मैं एक बार आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट एकदम बिगनर्स में है, बिगनिंग में है, मैं उनको एक बार क्लियर कर दूं। तो आइए देखते हैं ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होता है, राइट। तो यहां पर देखिए एक मैं ऐसे चार्ट बना रहा हूं, आप देखिएगा, इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर देखिए मुख्य किंग होता था, जो मेन राजा होता था, ठीक है। यहां पर होते थे आपके, जिसे हम कहते थे ड्यूक्स, कहते थे ड्यूक्स, ठीक है। ड्यूक्स एक तरह के अपने क्षेत्र में लॉर्ड होते थे, एक तरह के अपने क्षेत्र के राजा होते थे, और इनके अंतर्गत आते थे नाइट, NKNIGST, नाइट, ठीक है। और इनके भी नीचे आते थे पीजेंट, पीजेंट मतलब होता है किसान। तो ये हो गए किसान। ये होते थे जैसे जो आपने बाहुबली मूवी देखी है तो कटप्पा जैसे लोग होते हैं जो सेना का बागडोर अपने हाथ में रखते हैं, यानी कि सेना के सेनापति, उस तरह के लोग ये होते थे, नाइट। और ये होते थे ड्यूक्स लॉर्ड, यानी कि अपने अपने क्षेत्र के बाहुबली होते थे, यानी कि अपने अपने क्षेत्र के ये राजा हैं, राइट। और इनके ऊपर जो मुख्य राजा है वो होता था, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो पीजेंट है, पीजेंट के लिए ये राजा है, इनके लिए ये राजा है, और जो मुख्य राजा है वो इनके लिए है। यानी कि जो पीजेंट है वो डायरेक्ट इससे नहीं मिलता था माफ कीजिएगा, और जो नाइट है वो डायरेक्ट इससे नहीं मिलता था, एक हिरार्की होती थी उस समय भी। तो यानी कि यहां पर जो आपको पहले जो 10 रियासतें मैंने बताई थी आपको, तो 10 रियासतों को आप यहां डाल सकते हैं। ये होगी आपकी 10 रियासतें, जो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि जो यहां पर आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो डोटी था राजा, उसके लिए वो काम करते थे। तो यहाँ पर डोटी के राजा को आप रख सकते हैं टॉप लेवल पे, डोटी का राजा, ठीक है। तो ये आपने जो 10 रियासतें हैं ये इसको क्या करती थी, इसके अंतर्गत काम करती थी और समय समय पर लगान देती रहती थी, जो भी टैक्स होते थे उस समय, राइट। और आगे देखेंगे जो यहाँ पर जो पिथौरागढ़ में जो हमें ताम्रपत्र मिला है, जहां पर डॉक्टर श्यामलाल कहते हैं, यहाँ पर हमें एक मोहन थापा का नाम लिखा है, जो एक अदर फ्यूडल लॉर्ड था। यानी कि फ्यूडल लॉर्ड मतलब वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बसता होगा, ये वाले सेक्शन पे, सेकेंड सेक्शन पे, इसको हम कहते थे फ्यूडल लॉर्ड, ठीक है। तो ये एक शासक होता था। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या है, ठीक है। राजा के ऊपर भी राजा होता था, मुख्य राजा, राइट। एग्जाम वाइज याद रखिएगा कि मोहन थापा नाम मिला है कहां से, जो हमें बस्ते से ताम्रपत्र मिला है, राइट। द डोटी किंग हु हैड ग्रांटेड देम दिस पावर वाज शक्तिबम। अब जैसे कि इतने हमें 10 रियासतें दिखी हैं जिन्होंने अपने अपने जो उनका क्षेत्र है वहां पर वो राजा है, राइट। तो ये शक्ति किसने दी है? ये शक्ति जो सबसे टॉप लेवल का जो राजा है वही तो देगा। और वो राजा कौन है? वो राजा है शक्तिबम, जो एक डोटी का राजा है। और डोटी कहाँ है? आपके पश्चिम नेपाल में। तो शक्तिबम याद रखिएगा, ये भी हमें शिलालेख से ही पता चलता है। आगे देखते हैं। तो आगे की स्टोरी ये है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, जैसे ये मानते हैं उत्तराखंड का मैप है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये पिथौरागढ़ है। तो हम अभी बात कर रहे हैं इस वाले क्षेत्र की, क्योंकि जो नेपाल है, नेपाल पहले यहीं तो कब्जा करेगा। पर हमने ये भी देखा था कि अल्मोड़ा में भी राजधानी बना दी जाती है चंद्रवंशों के द्वारा, तो चंद्रवंश कहीं ना कहीं यहाँ तक फैल गए थे, ठीक है। तो अभी जो घेरा जा रहा है, जो कैप्चर किया जा रहा है, वो यहाँ पर हिस्सा कैप्चर किया जा रहा है, किसके द्वारा?
डोटियों के द्वारा, यानी कि जो डोटी है, ठीक है, पश्चिम नेपाल वाले लोग। परंतु यहाँ पर अभी भी हमें क्या दिखेंगे, चंद शासक दिखेंगे, राइट। तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे हमें क्या दिखता है कि जो वीनाचंद है, वीनाचंद का समय काल देखिए 1175 से 1223, ठीक है। तो 1175 यहाँ पर हम कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान था गद्दी पर, और 1223 के हिसाब से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे जो गुलाम वंश था उसकी स्थापना हो चुकी है। क्योंकि आप जानते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने 1206 में दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, 1206 पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए मैंने आर्टिकल 18 लिखा है। अब आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18 ये आपका संविधान का है, और ये किस चीज की बात करता है, ये बात करता है उपाधियों की, यानी कि टाइटल की। यानी कि आज के समय पर जो राजा महाराजा की उपाधि किसी को दी जाएगी या कोई धारण करेगा, वो संवैधानिक तौर पे वो गैर कानूनी होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम कहीं ना कहीं आप देखेंगे मैं उपाधि की बात करने वाला हूं, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो वीनाचंद है उसके जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हमें दिखता है चंद वंश और ज्यादा विघटन होता रहता है, उसका मतलब और ज्यादा डिक्लाइन होता रहता है। देखते हैं क्या है। तो 3 ब्रांचेस ऑफ चंद वंश वाज इन द पावर एज ट्रिब्यूटरी रूलर, यानी कि जो चंद वंश की जो शाखाएं थी, ठीक है। जैसे क्या होता था, देखिए शाखाएं से क्या मतलब है, जैसे एक पिता होता है, एक पिता होता है, उसके 2 पुत्र होते हैं, मानते हैं 2 पुत्र हो गए, एक पुत्र एक्स है, एक पुत्र वाई है। अब इसके भी 2 पुत्र हो गए मानते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग शाखाएं बन जाती हैं, अलग अलग लाइन बन जाती है ना, अलग अलग परिवार। जैसा आप आजकल देखते ही होंगे 2 भाई होते हैं, जब वो अनमैरिड होते हैं तो एक ही होते हैं, जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो उनके अलग अलग परिवार हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे चंद शासक थे उनकी अलग अलग शाखाएं बन चुकी थी, यानी कि अलग अलग परिवार बन गया था उनका, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। तो यहां पर कहा जा रहा है 3 ब्रांचेस ऑफ द चंद डायनेस्टी, यानी कि जो चंद वंशज थे उनकी जो 3 शाखाएं थी वो एक ट्रिब्यूटरी रूलर बन गई थी मेन ब्रांच के अंतर्गत, जो था चंद्रदेव। अब देखिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे यहां पर आप समझ लीजिए कि डोटी का राजा है, सबसे टॉप में बैठा हुआ है डोटी का राजा। अब डोटी के राजा ने क्या किया है, एक जो चंद डायनेस्टी का जो राजा है, ठीक है, उसको शासन दे रखा है। तो ये हो गया मुख्य शाखा हो गया, ये मुख्य मेन ट्रिब्यूटरी हो गया। और इसके भी अंतर्गत अगर अलग अलग आ रहे हैं तो ये हो गए 3 अन्य शाखाएं। तो जो पहली बात बताई जा रही है कि चंद वंशज क्या है, यहां पर बैठे हुए हैं, 3 मुख्य शाखा के उप शाखाएं बन गई हैं, राइट। ये तीन के 3 क्या है, चंद शासक, यानी कि चंद वंश है। वो चंद वंश जो एक समय पे सबसे टॉप पे था, आज वो क्या बन चुका है, नीचे एक उप शाखा यानी कि ट्रिब्यूटरी बन गया है, राइट। और यहां पर जो मेन है वो है चंद्रदेव। अब चंद्रदेव, यहां पर उपाधि देखिए देव जो शब्द है, देव उपाधि ज्यादातर जो कत्यूरी राजा होते थे वो इस्तेमाल करते थे। ये बात याद रखना आपने, कत्यूरी राजा ज्यादातर। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मदेव की बेटी की शादी होती है सोमचंद से, और सोमचंद वही है जिसने चंद वंश की स्थापना करी है। तो इस वजह से हमें आगे चल के पता चलता है कि देव और चंद वंश एक ही हो गए, क्योंकि मिक्सिंग हो गई है ना, शादी हो गई है, एक ही परिवार बन गए हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे जो मुख्य शाखा है चंद वंश की, वहां पर आपको नाम आ रहा है चंद्रदेव। तो असल में देव तो कत्यूरी इस्तेमाल करते हैं, परंतु इसमें राइटर साहब इसको चंद वंशज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिश्तेदारी सोमचंद के समय से ही शुरू हो चुकी है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, परंतु ये याद रखना कि देव की उपाधि मुख्यतः जो हमारे कत्यूरी शासक होते थे वो अपनाते थे, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ हमें सहनपाल और पुरुषोत्तम सिंह के शिलालेख मिलते हैं, ठीक है। जैसे सम्राट अशोक ने भी शिलालेख बनाए थे, वैसे ही कुछ अन्य शासक भी थे अपने अपने स्तर के, जो अपने अपने स्तर पे भी शिलालेख में कुछ लिखवा के लगा देते थे। तो वैसे ही हैं सहनपाल और पुरुषोत्तम सिंह। इनके जो शिलालेख हैं वो कहाँ हैं, बोधगया आप जानते हैं, जो आज बिहार की शान है, ये आप देख रहे होंगे। तो यहां पर हमें क्या दिखता है कि अशोक चल हैज बीन रिफर्ड टू एज द किंग ऑफ खसदेश, यानी कि यहां पर इनके जो शिलालेख है वहां से हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति का नाम हमें दिखता है, वो है अशोक चल। और अशोक चल राजा है, कहाँ का राजा है, खस देश का। एक जगह होती होगी उस समय
जिसका नाम खश देश होगा, जिसका अभी तक वर्तमान में पता नहीं चल पाया है। अभी तक हमारे जो इतिहासकार हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो उसको लिंक नहीं कर पा रहे हैं, राइट। परंतु ये चीज पता है कि अशोक छल जो है वो किस देश का राजा था, वो था खश देश का, ठीक है। और ये भी पता चलता है कि अशोक चल जो है वो एक विराट कुल से ताल्लुक रखता था, जो कहीं ना कहीं से आया है डुल्लू से। अभी डुल्लू कहां पर है? डुल्लू है आपका नेपाल से। तो यहां से ये आइडिया हमें मिलता है कि अशोक चल कहीं ना कहीं हो सकता है डूटी से आया हो या डूटी के आसपास से आया हो, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि डूटी के शासक अब कहीं ना कहीं इतने शक्तिशाली हो गए हैं, खासकर ये पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में या चंपावत वाले क्षेत्र में, कि उन लोगों ने अपने नीचे जो चंद वंशज हैं उनको रखा हुआ है। और यहां पर जो अशोक चल है, जिसका नाम हमें ये बौद्ध गया में जो शिलालेख हमें मिलते हैं उससे हमें मिलता है, और ये भी मिलता है कि ये कहां का है, ये डुलू का। और डुलू का है, आपने याद रखना, नेपाल में। डुलू से है, विच वॉज अंडर द खस किंगडम ऑफ डूटी इन नेपाल, यानी कि डुलू का है। अब डुलू भी किसके अंतर्गत आता है? जो डूटी का राजा है उसके अंतर्गत आता है। तो इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अशोक चल है, हो सकता है वो डूटी का जो राजा है उसका एक फ्यूडल हो। फ्यूडल अब आप समझ रहे होंगे क्या होता है, जैसे एक बाहुबली में जो कटप्पा था उस तरह का, ठीक है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वीरचंद केम टू पावर आफ्टर वीनाचंद, ठीक है। अब परंपरा के अनुसार जैसे होता था पिता के बाद पुत्र आएगा, तो वैसे ही हमें दिखता है कि वीनाचंद के बाद कौन आता है? वीरचंद। और वीरचंद और अशोक चल के बीच कहा जाता है एक समझौता हुआ था, जिसमें क्या होता है कि अशोक चल मदद करता है वीरचंद की। जो भी वीरचंद के जो दुश्मन हैं या उसके पिता के समय पे, जब वीनाचंद के समय पे जिन्होंने विद्रोह किया था, उनको कहीं ना कहीं अब युद्ध के द्वारा उनको हराया जाता है। और इसमें वीरचंद की जो मदद करता है वो है अशोक चल। ये बात आपने याद रखनी है। और अशोक चल वही है जो हमें शिलालेख मिलते हैं बौद्ध गया पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वीरचंद की जो मृत्यु होती है वो 1206 में होती है। अब देखिए 1206, और मैंने ये कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों जोड़ रखा है, जैसा भी मैंने बताया था आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करी है, और ये स्थापना कब करी थी? 1206 में। ये बात आपने याद रखनी है, 1206 में स्थापना करी है। 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है, चौगल खेलते हुए, चौगान खेल रहे थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पश्चात इनकी गद्दी पे इनका पुत्र नहीं, इनका दामाद इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। तो वीरचंद की मृत्यु हो जाती है 1206 में। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का आना और वीरचंद का मरना, ठीक है, एक ही वर्ष है। तो वीरचंद की मृत्यु होती है। उसके बाद हमें दिखता है कि जो चंपावत वाला क्षेत्र है और उसके साथ जो भाबर वाला क्षेत्र है, उसमें हमें दिखता है फिर जो इनके जो सक्सेसर आते हैं, इनके बाद जो लोग आते हैं, जैसे नरचंद हो गया, थोरचंद हो गया और त्रिलोकचंद आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नरचंद ने जो गद्दी संभाली वो संभाली 1236 एडी में, और वो कहीं ना कहीं 1260 एडी तक क्या था, गद्दी पे बैठा रहा, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें अंतराल तो बहुत आ रहा है, क्योंकि 1206 में वीरचंद की मृत्यु हो जाती है, फिर ये सीधे 1236 का हमें डेटा मिलता है। देखिए इसके पीछे दो कारण मुख्य हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि बीच का जो इतिहास है वो मे बी हमें नहीं मिलता है, ठीक है। या दूसरा कारण हो सकता है कि जैसे कि हमने देखा कि डूटी जो साम्राज्य है वो कहीं ना कहीं कब्जा करने लग गया था, तो बीच में डूटी साम्राज्य के जो लोग थे, जो राजा थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, मे बी वो आ गए, ठीक है। तो ये हमें पता चलता है। आगे देखते हैं जो नरचंद है उसको कौन सक्सीड करता है? उसे सक्सीड करता है थोरचंद, और उसके बाद आता है त्रिलोकचंद, ठीक है। अब इनके त्रिलोकचंद जो भी हैं, इनके बारे में हमें ज्यादा ज्ञान नहीं हो पाता, इतिहास में हमें इनके बारे में मिलता नहीं है। आगे देखते हैं त्रिलोकचंद की जो मृत्यु होती है 303 में होती है, और इसके बाद आता है उमरचंद, और ये कहीं ना कहीं 18 वर्षों के लिए शासन करता है। कौन? उमरचंद। अब देखिए एग्जाम वाइज क्या करिएगा, क्योंकि इन जो उमरचंद है या त्रिलोकचंद है, इनके बारे में बहुत ज्यादा तो हमें नहीं मिलता है, परंतु इनके बारे में आपसे एक क्वेश्चन बनने की क्या संभावना है कि आपसे वो पूछ सकते हैं श्रृंखला, एक क्रोनोलॉजी जो होती है वो पूछी जा सकती है। तो इसलिए अपने नोट्स में क्रोनोलॉजी जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमें दिखते हैं जहां पर 4-5 राजाओं के नाम दे देते हैं और पूछते हैं इनको एक श्रृंखला में लगाइए, ठीक है। तो वहां से आपका ये प्रश्न बन जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। अब जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये तुगलक है, तगलक लिखा हुआ है, तुगलक वंश है। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली में सबसे पहले गुलाम वंश आए थे, फिर खलजी आए थे, फिर आपके तुगलक आए थे, फिर लोधी आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर तुगलक, और तुगलक में आप जानते हैं जैसे घियासुद्दीन तुगलक,
शुरुआत करने वाले हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कहा जाता है पागल शासक था ये, ठीक है। हालांकि वो पागल नहीं था, वो ज़्यादा सोचता नहीं था, बस कर देता था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं उनके चचेरे भाई कह सकते हैं, वो हैं आपके फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब ये तुगलक वंश मैंने क्यों रखा है, क्योंकि जो भी हम अब पढ़ने वाले हैं इस स्लाइड और इसके अगली स्लाइड में, वो उस समय दिल्ली में कौन बैठा है, तुगलक वंश के लोग बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे आया है धर्मचंद, अभयचंद, कर्मचंद, ठीक है। और ज्यादा क्या है कि एक्सेप्ट फॉर देयर नेम देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, यानी कि इनके नाम तो हमें मिलते हैं परंतु इन्होंने क्या क्या इतिहास में काम किया है वो कुछ पता नहीं चलता है। तो ये बात आपने ध्यान देनी है। और ये माना जाता है कि जो करमचंद है उसने केवल 1 ही साल शासन किया है, उसके बाद क्या किया था, इसने अपने आप को मुक्त कर दिया था, इसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था राजपाट, और वो क्या बन गया था, एक क्या कहेंगे, जोगी जैसा बन गया था, ठीक है। और उसने क्या किया कि वो मानकोट में जाकर बस गया, ठीक है। जैसे एक वैरागी जीवन होता है ना, वो जो एक ज्ञान की तलाश में चला जाता है, वो किया। किसने किया, ये बात आपने याद रखनी है, करमचंद ने, राइट। अब देखेंगे करमचंद के बाद जो नया हमें शासक मिलता है वो मिलता है ज्ञानचंद। और ज्ञानचंद का जो समय काल है वो 1365 से लेकर 1420 है। अब आप एक बात याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय काल है वो है 1325 से लेकर 1351, और फिरोज शाह तुगलक का जो समय है वो है 1351 से लेकर 1388, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमें ये प्रतीत होता है कि जो ज्ञानचंद है वो कहीं ना कहीं फिरोज शाह तुगलक के समकालीन है। ज्ञानचंद जो है वो दिल्ली में कौन बैठा है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो देखते हैं क्या हमें फिरोज शाह तुगलक का भी कुछ जिक्र मिलेगा। तो पहले तो ये देख लीजिए कि ज्ञानचंद का है 1365 से लेकर 1420। ये पहला राजा था कुमाऊं का जो कहीं ना कहीं खुद दिल्ली के सुल्तान से मिलने गया। और दिल्ली का सुल्तान कौन होगा इस समय, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, फिरोज शाह तुगलक। और इसमें एक बड़ी अच्छी कहानी है कि जब ये ज्ञानचंद जब वहां गया था फिरोज शाह तुगलक के पास, तो ज्ञानचंद की बातों से इतना इंप्रेस हुआ कौन, फिरोज शाह तुगलक, कि फिरोज शाह तुगलक ने मदद करी किसकी, ज्ञानचंद की। किससे लड़ने से, जो ज्ञानचंद के जो एक तराई क्षेत्र में, जैसे एक भाबर और तराई क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र के एक लड़ाकू थे जिनको हम कटेहरी कहते थे। कटेहरी क्या करते थे, लूटपाट करते थे बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि वो तो मुगल सम्राट था, उसने अपनी सेना भेजी और कटेरियों का अंत करवाया, ठीक है। यानी कि किसकी मदद करी, फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद की। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखें तो इस वजह से हमें क्या दिखता है कि इस फिरोज शाह तुगलक की मदद की वजह से जो तराई क्षेत्र है दोबारा से किसे मिल जाता है, जो चंद शासक हैं उनको मिल जाता है, खासकर अभी ज्ञानचंद है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक है हमारे उमा प्रसाद थपलियाल जी, ठीक है। ये काफी प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। ये किताब आप देख सकते हैं, ये उमा प्रसाद थपलियाल की किताबें मिलती हैं, जिसमें से बहुत सारा डेटा आपको इनकी किताब से भी दिया जा रहा है, राइट। इसलिए मैंने कहा था यहाँ पर गोयला क्लासेस में जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं वो पीसीएस लेवल के, राइट। तो आपने अच्छी तरह सुनना है और उनको नोट करते रहना है, जब आप एग्जाम देंगे तब आपको पता चलेगा, राइट। तो ये देखिए, ये प्रसिद्ध हैं, इतिहासकार हैं उमा प्रसाद थपलियाल। तो इनकी जो रिसर्च के आधार पर ये बताते हैं कि जो राजा ज्ञानचंद हैं उन्होंने नीलू कठायत को, यानी कि नीलू कठायत इनका एक ब्रेव सोल्जर था, जैसे वही कटप्पा वाली बात मैंने बताई आपको। तो नीलू कठायत को आप कटप्पा से जोड़ सकते हैं। तो उसको भेजा कि जो भी उसके दुश्मन हैं उन पे उसे कहेंगे कि विजय प्राप्त करने के लिए। तो नीलू कठायत ने विजय प्राप्त करी। तो एग्जाम में याद रखेगा कि नीलू कठायत जो है किसके अंतर्गत काम करता था, तो है ज्ञानचंद। ये बात आपने याद रखनी है। और ये किसके हिसाब से, उमा प्रसाद थपलियाल, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पर हमें पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक के पास जब ज्ञानचंद गया था तो बड़े आदर के साथ फिरोज शाह तुगलक ने स्वागत किया था ज्ञानचंद का। अब इस समय क्या पता चलता है, हो सकता है ज्ञानचंद से संबंधित जो कहानियां हैं वो काफी प्रसिद्ध होती होंगी, क्योंकि इतने बहादुर थे ज्ञानचंद। तो हो सकता है फिरोज शाह तुगलक इनसे मिलने के लिए जिज्ञासु थे, जिज्ञासा थी, एंग्शियस थे, राइट, एंग्जाइटी थी, ठीक है। तभी हमें दिखता है कि इतना बेहतरीन स्वागत किया गया है। अब फिरोज शाह तुगलक इनको आमंत्रण देते हैं, किसको, ज्ञानचंद को, कि आप हमारे साथ शिकार पे चलिए, ठीक है। तो यहीं से मैंने अंदाजा लगाया है एक व्यक्तिगत तौर पे कि जरूर ज्ञानचंद के जो वीरता होती होगी उसकी काफी कहानियां होती होंगी, इसीलिए शिकार पे जाते समय
फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद्र को एक आमंत्रण दिया। तो जाते हैं और वहां पर क्या होता है, एक घटना होती है कि उड़ते हुए जो 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 अपना ईगल होता है, जो बाज होता है, उड़ते हुए बाज को कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो हमारे ज्ञानचंद होते हैं वो मार देते हैं। आप जानते ही हैं जो बाज होता है वो कितनी तेज उड़ता है, और उस समय कोई AK-47 तो चलती नहीं थी, एक धनुष बाण चलते थे, उसी से ज्ञानचंद ने मार गिराया। तो ये देख के फिरोज शाह तुगलक दंग रह गए, यानी कि जो सुना था वही पाया, राइट। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहां पर हमें देखेंगे कि जो इस कौशलता को सम्मानित करने के लिए जो फिरोज शाह तुगलक हैं वो एक उपाधि देते हैं, किसको, ज्ञानचंद को। किसकी उपाधि देते हैं, गरुड़ की। और उसके पश्चात जो हमारे ज्ञानचंद हैं वो प्रसिद्ध हैं गरुड़ ज्ञानचंद से, ठीक है। ज्ञानचंद के आगे अब कौन सी उपाधि लगी, गरुड़। किसने दी, फिरोज शाह तुगलक ने। तो वहां से हमें क्या मिलते हैं, गरुड़ ज्ञानचंद, राइट। और ये जो गरुड़ क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ज्ञानचंद वाज अ स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है। ये विष्णु को बहुत मानते थे, क्योंकि उस समय दो ही देवता को लोग ज्यादा मानते थे, एक विष्णु या शिव, और जो हमारे ज्ञानचंद हैं वो विष्णु को बहुत मानते थे, राइट। हिज रॉयल सील ऑल्सो डिपेक्टेड ईगल, यानी कि अब आप जानते हैं विष्णु की जो सवारी है वो गरुड़ है। तो हमें दिखता है कि ज्ञानचंद की जो ऑफिशियल सील थी वो भी किसकी थी, गरुड़ की। गरुड़ का आकार था उसमें, ठीक है। और कहीं ना कहीं गरुड़ को ऋग्वेद में भी एक पवित्र देवता माना गया है, जो कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्व है किसका, शक्ति का, ठीक है, और साहस का और सेवा का। तो ये है कुछ डेटा जो मैंने आप तक पहुंचाया, राइट। किस तरह से कहानी आपको समझ में आनी चाहिए और किस तरह से हम लिंक करते हैं, जैसे उपाधि अनुच्छेद 18 हमने डाल दिया, ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ना है, राइट। तो देखिए अब जो गोयला क्लासेस आपको जब आप ये कोर्स परचेस करेंगे तो आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, इसमें लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, और टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों। हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, बाइलिंगुअल मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको बाइलिंगुअल मिलेगी। और उत्तराखंड का जो जीके है, यानी कि हिस्ट्री, उत्तराखंड की पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये एक हिमालयन एरिया है, और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ का जो संस्कृति होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए इसका जितना भी कल्चर है वो भी आपको दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो कोर्स है, ठीक है, जिसमें अगर आपको सिर्फ प्रीमियम लेक्चर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, तो वो मात्र आपको 3999 की पड़ेगी। ये बात आपने याद रखनी है, इसमें सिर्फ प्रीमियम लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी। और अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीमियम लेक्चर्स नहीं चाहिए, तो वो भी मात्र आपको 999 के दिए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितना जेन्युइन प्राइस रखा गया है। और स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, अगर आपको बंडल चाहिए, यानी कि आपको प्रीमियम लेक्चर्स भी चाहिए, स्टडी मटेरियल भी चाहिए और टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो ये मात्र आपको 4999 में दी जाएगी, राइट। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या करना है, आपने ज्वाइन करना है, और इसमें जो आपके एग्जाम रिलेवेंट, जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे रिलेवेंट डेटा डाला जाता है, अपलोड किया जाता है, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नंबर 24/7, आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी हर क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्ले स्टोर में हमारी एप्लीकेशन भी है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, आप देख रहे होंगे UPSC, हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान सिविल सर्विसेज, इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक एक्सपर्ट टीम का कलेक्शन है, जिन्होंने अपने स्तर पे काफ़ी रिसर्च करी हुई है, उस आधार पे आपको पढ़ाया जाता है, राइट। तो आप निश्चिंत रहें, और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।